हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं फाइनली अपने फिजिक्स का लास्ट जो चैप्टर है, दैट मीन्स जो यूनिट नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर बात करेंगे 14 की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी पीजी सा ये आपका जो चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले ध्यान से आप मेरी बात को कुछ समझ लो। आपको इसके जो नोट्स हैं वो आपको हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसका कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। और अगर देखो वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ देखो शेयर वेयर कर दिया करो। ठीक है, और हाँ, आपके जो जूनियर्स है ना, आप उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि आप जो जूनियर्स हैं वो भी आ गए क्लास 12th में और आप भी हो क्लास 12th में, तो ये थोड़ा सा जरूर एक काम मेरा आप कर देना। ओके, स्टार्ट ये देखो, बहुत ही ये आपका चैप्टर है, तो आपको जो नोट्स है ना वो मिल जाएंगे। बेसिकली ये पूरा एक थ्योरेटिकल है ना। आपको इसके पीछे की पूरी थ्योरी समझनी होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा ये पूरा एक मतलब कुल मिला जुला करके कह सकते हो एक औसम सा चैप्टर। हाँ, अगर समझने की कोशिश करो तब। हाँ, अगर रटोगे तो फिर बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल बात करेंगे कि हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्या पहले भी हम लोग सेमीकंडक्टर यूज़ करते थे? अच्छा, उसके बाद हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जिसके बेसिस पर हम किसी भी कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं, इंसुलेटर को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा ना, पिछले वाले वो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में एक छोटा सा टर्म आया था सेमीकंडक्टर। मैंने आपको बोला भी था कि इस वाले को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपने लास्ट वाले एक्सरसाइज में, लास्ट वाले चैप्टर में। तो आज वो समय आ चुका है। देखो, जनरली थोड़े से हम लोग जल्दी से देखो बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। नोट्स की टेंशन नहीं लेना, नोट्स जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ो, अपने दोस्तों को पढ़ाओ, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाओ। ठीक है चलो देखो, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि आखिर भाई जब सेमीकंडक्टर जब यूज नहीं करते थे, तो इसके पहले हम लोग सब क्या यूज करते थे? तो इसके पहले हम लोग बेसिकली दो तरीके का मटेरियल यूज करते थे, है ना। एक हम लोग यूज करते थे, ध्यान से केवल समझते चलो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन बिना यहाँ से देखे भी जो आपको नोट समझ में आने वाला नहीं है। तो हम लोग बेसिकली दो तरीके का मटेरियल यूज करते थे। फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते थे इंसुलेटर। क्या बोलते थे सर? इंसुलेटर बोलते थे। एंड सेकेंड हमारा जो होता था वो होता था, चलो भाई ठीक है, पहले इंसुलेटर ले लिया, चलो ठीक है, पहले कंडक्टर ले लेना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, कंडक्टर। ठीक, तो हम दो तरीके का मटेरियल यूज करते थे। एक हम यूज करते थे कंडक्टर, और एक हम लोग यूज करते थे इंसुलेटर। अब कंडक्टर को हम लोग कंडक्टर क्यों बोलते थे? देखो, बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में समझ लेते हैं। हमने कहा सर किसी को भी हम कंडक्टर क्यों बोलते थे। तो कंडक्टर बेसिकली हमारे ऐसे मटेरियल होते थे जिनमें हम जैसे ही उनमें अगर किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम फ्लो कराते थे, अगर उनके बीच में कंडक्टर के एंड्स के बीच में अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम क्रिएट करते थे, तो हमारी जो करंट है ना कंडक्टर में, वो बड़ी इजीली क्या होने लगती थी, फ्लो होने लगती थी। ये सब बातें आपको क्लियर है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब केवल सुनो, केवल ध्यान से एकदम ध्यान लगा करके सुनो। ठीक है, तो हमारे करंट इजीली फ्लो होने लगते थे, तो हम कहते सर हमारा ये कंडक्टर है। और ये कंडक्टर की एक बड़ी खास बात होती थी। क्या कंडक्टर में ऐसा हुआ था, हमने ये भी पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो आप रिवीजन कर ही रहे होगे, कि हमने ये देखा था कि भाई अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे, कंडक्टर के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते थे, तो आपने ये देखा था कि उसकी जो कंडक्टिविटी है, बताओ क्या होती थी? कंडक्टिविटी क्या होती थी? डिक्रीज होती थी। ये इसकी एक बड़ी मतलब कह सकते हो कि ये इसकी बड़ी खराब आदत थी, है ना। इसको खराब ही आदत तो माना जाए ना, तभी तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? हमें सेमी कंडक्टर की जरूरत पड़ी, जो जस्ट इसका अपोजिट होगा। हाँ, अब थोड़ी सी बात है हमें समझ में आ रही। ठीक है, तो ये हुआ कंडक्टर की एक हमें जो है बड़ी खराब आदत, ये हमें पता चली। ठीक है, कि भाई टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे उसका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब समझते ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इंसुलेटर में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। इंसुलेटर में क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, उससे कोई फर्क ही नहीं होता। मतलब उसमें इम्पॉसिबल है कि आप उसमें जो है करंट का फ्लो करा दो, उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो भाई अगर नो करंट होगा इंसुलेटर के केस में क्या होता था? नो करंट। तो अगर करंट ही नहीं है तो क्या होगा? नो कंडक्टिविटी, उसकी कोई कंडक्टिविटी ही नहीं होगी। तो हमें ये जो है ना दो टाइप के हमने ये मटेरियल देखे। अब क्या वो लोगों को जरूरत पड़ी कि नहीं, मतलब इतने से लोगों का काम नहीं बना, समझ रहे हो आप। देखो, काम नहीं बनने का मतलब है कि कुछ उनको एक मैजिकल चीज चाहिए थी। जैसे कि आप अभी जो मोबाइल चला रहे हो, है ना, तो आप उसमें क्या करो, आप उसमें इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पा रहे हो। ऐसा टच करते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आपकी उंगलियों पर नाचते हैं ठीक है, चलो ये ऐप खोलो, वो ऐप खोलो, तो सब किसका खेल है? ये सब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो ये जो हमारे इंसुलेटर हैं या फिर हमारे जो कंडक्टर हैं, ये हमें ये फैसिलिटी नहीं देता था। लगभग देखो 1930 के बाद से ना
सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। ठीक है, 1930 से लोगों को समझ में आ गया कि इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से हम बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने का उनके पास क्या आ गया, उनके पास पावर आ गया कि हाँ अब हम सेमीकंडक्टर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर के मतलब पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग एक हमेशा एक वर्ड यूज करते थे, लगभग अर्ली 1900 में या फिर 1800 में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। तो वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब होता क्या था, चलो ठीक है, हम लोग इसका बाद में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब एक नया टाइप का हमने जो है मटेरियल डिस्कवर किया, जिसको हमने बोल दिया क्या, सेमीकंडक्टर। और यही पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपको अपने इस चैप्टर में पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के बारे में, कि इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इनके बारे में पढ़नी है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली अब देखो क्या होते हैं। अब देखो अब क्या हुआ कि अब इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टर से कम होगी लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको एक बात जैसे हम अब अगर बता दें अभी, जैसे देखो इसमें एक चीज़ आप और समझ लो क्या, ठीक है, इसको समझाते हैं। देखो पहले तो आप इसकी जो है कंडक्टिविटी समझ लो। अगर हम सेमीकंडक्टर की, मैंने जैसे अभी जस्ट आपको जो थोड़ी देर पहले बताया, इसकी अगर हम आपको कंडक्टिविटी अगर हम आपको बताएं, ठीक है, कंडक्टिविटी, ठीक है, तो देखो कंडक्टिविटी के टर्म में जो सेमीकंडक्टर जो पोजीशन है वो कंडक्टर के बाद है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, कंडक्टर आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सेमीकंडक्टर आएगा, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के बाद फाइनली आपका सबसे लीस्ट जो कंडक्टिव एलिमेंट या फिर जो मटेरियल होगा वो आपका होगा इंसुलेटर। इसके एग्जांपल्स तो नहीं देने पड़ेंगे, आप तो समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ये सब आपके इंसुलेटर हैं। ठीक है, हाँ डायमंड भी इंसुलेटर है। ठीक, अब आखिर ऐसा क्या बात हुआ, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि जिसपे हम लोगों ने, यानी कि हम ह्यूमंस ने सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना स्टार्ट किया। आखिर ऐसी इसकी कौन सी बात थी। देखो जैसा कि हम लोगों ने मेटल्स में देखा था, या फिर मेटल कह लो या फिर कंडक्टर कह लो, हमने कंडक्टर में क्या देखा था कि अगर हम इसमें टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे थे तो इसकी जो कंडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं था, है ना। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आपको सारी बातें नोट्स में मिल जाएंगी, ध्यान से मेरी बात सुनो, ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो और ध्यान से मेरी बात को मग्न होकर के एकदम सुनो, ठीक, मजा आ जाएगा। देखो सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें ये देखा गया कि अगर हम इसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, किसी मान लो हमारे पास कोई भी एक सेमीकंडक्टर की वायर है तो हमने उसकी टेम्परेचर को क्या करा, इंक्रीज करा, तो ये देखा गया कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और यही बात जो है हम लोगों को बड़ी अच्छी खासी पसंद आ गई कि अच्छा ऐसा हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से अब देखो भाई, अब ये बात है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और क्या हो रहे होंगे, और ज़्यादा क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, और टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं कि केवल आप उसको आग के सामने ही ले जाओ टेम्परेचर, आप टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पर किसी भी मोड से आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि आप उसमें हीट दे दो, है ना, जैसे आप मोबाइल से अपने हाथ से मोबाइल की स्क्रीन को क्या करते हो, टच करते हो, तो क्या होता है, एक आप मतलब उस बेसिस पर हम कह सकते हैं ना कि हम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ही तो कर रहे हैं, तभी तो वो क्या कर रहा है, आपका मोबाइल का स्क्रीन वर्क कर रहा है आपके टच करने से। तो हीट के थ्रू हम लोग जो है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी बातें बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, समझ रहे हो, लाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जिसके बेसिस पे हम उसकी कंडक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से समझ लो ना कि हमें कंट्रोलिंग चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था पहले के समय में। हम जो है पहले जो है ना, हम लोग जो है हम लोग जब मान लो जब सेमीकंडक्टर जब नहीं बने थे तो उस केस में हम लोग सेमीकंडक्टर तो नहीं था। अब भाई सेमीकंडक्टर बेसिस पर बहुत सारे डिवाइसेस देख रहे हो, तो जब उसमें जब नहीं था तो हम लोग यूज़ करते थे क्या, वैक्यूम ट्यूब। क्लियर है। तो सेमीकंडक्टर के पहले सर हम लोग क्या यूज़ करते थे, हम लोग यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब। आपने वैक्यूम ट्यूब का नाम भी सुना होगा। जो जितने भी इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो सब किस में हुई, वो सब वैक्यूम ट्यूब में हुई, है ना। पहले के आपने जो है टीवी जो देखे होंगे, अब बच्चे कहाँ शायद देखे होंगे, शायद देखे होंगे, पहले की जो टीवी आती थी या पहले के जो
कंप्यूटर्स आते थे वो इतने ऐसे बड़े बड़े ऐसे इतने चौड़े चौड़े होते थे, मतलब समझ रहे हो, ये इतना स्क्रीन से भी ऐसे चौड़े चौड़े होते थे, कितना ही बता दिया जाए आपको, है ना। मतलब बहुत बड़े बड़े, क्या होता था ना कि उनमें इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए होते थे, ठीक है। और बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा दो इलेक्ट्रोड के बीच में ही हम क्या करा सकते थे, फ्लो करा सकते थे। तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत ज़्यादा हैवी होता था हमारा जो वैक्यूम। आपने जैसे टीवी देखा होगा, बहुत ही ओल्ड ज़माने का टीवी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो ओल्ड ज़माने की जो टीवीज़ होती थी ना, वो क्यों इतनी बड़ी हो जाती थी, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे, जिसकी वजह से उसका जो थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब देखो, अब की जो टीवी जो आ रही हैं वो देखो इतनी पतली पतली एकदम स्लिम स्लिम आती हैं। क्यों, रीज़न क्या है कि अब वैक्यूम ट्यूब हटा दिया गया। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे एनपी सब सारी चीज़ें भी आप पढ़ोगे, अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ से जो है डेली लाइफ में आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चलने वाली है कि आप जो अपना फ़ोन जो यूज़ कर रहे हो वो बेसिकली किसके हेल्प से चल पा रहा है, वो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के हेल्प से ही चल पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हो। अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अगर नहीं होती तो आज भी हम उतने ही बड़े बड़े टीवी, सोच रहे हो, मतलब हम जिस मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद इस मोबाइल को रखने के लिए मेरे को इतना बड़ा जगह चाहिए होता, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब मैटर कर रही हैं सेमीकंडक्टर की वजह से। क्लियर है इतनी बात? ये बात आप फील कर पा रहे हो थोड़ा सा ना कि सेमीकंडक्टर का आपकी लाइफ में कितना बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है, हैं? ठीक है। तो अब देखो, अब हमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ा सा समझना है कि आखिर हम सेमीकंडक्टर का हम यूज़ क्यों कर पा रहे हैं। हमने जो है इंसुलेटर का या फिर हमने कंडक्टर का यूज़ क्यों नहीं किया, या फिर हमने कंडक्टर का मतलब बेसिकली हमने यूज़ क्यों नहीं किया, हम सेमीकंडक्टर का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक रीज़न तो आप बता सकते हो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो बेसिकली बढ़ क्यों रही है, देखो अब इसके लिए ना बेसिकली 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। तो उन 3 चीज़ों के एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। मतलब कि आपको ऐसा समझ लो कि अगर आपको इस सेमीकंडक्टर की अगर पूरी फंक्शन समझनी है कि हम इसको मतलब हम एज अ इंसुलेटर नहीं ले रहे हैं, हम जो है कंडक्टर नहीं ले रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर ठीक क्यों ले रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी जैसे हमारे पास अगर सॉलिड्स होते हैं, वो चाहे आपका इंसुलेटर हो, वो चाहे आपका कंडक्टर हो, या वो सेमीकंडक्टर हो, तो उसमें एनर्जी बैंड्स होती हैं। एक वर्ड याद रखो, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसी के बेसिस पे सारा का सारा आपका सेमीकंडक्टर डिफाइंड होता है। एनर्जी बैंड्स होते हैं। अब ये एनर्जी बैंड्स क्या हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। लगा लिया? चलो देखो बच्चे, समझते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड। अगर आपको एनर्जी बैंड इन 2 लाइन में बता देना तो आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। एक बात मेरी बात ध्यान से समझ लेना, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल, द ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। सर क्या है ये चीज, मजा नहीं आया, बात समझो। देखो, एनर्जी बैंड को आपको समझना है, सॉलिड्स में, किसी भी सॉलिड्स में आपको एनर्जी बैंड को समझना है। तो अभी हम एक सॉलिड नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक सिलिकॉन का बहुत बड़ा टुकड़ा था। किसका था? सिलिकॉन का। कोई भी एक आप एटम ले लो, बेसिकली हमारे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एनसीईआरटी भी इसी को लेकर के एक्सप्लेन करता है। तो हमने कहा सर मेरे पास सिलिकॉन का, जिसको हम लोग बोलते हैं SI, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 14। मान लेते हैं, सब सारी चीज़ें भी बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते सर मेरे पास एक सिलिकॉन का बहुत ही बड़ा एक टुकड़ा था, ठीक है, बहुत बड़ा टुकड़ा था, यानी कि हमारा वो एक पूरा का पूरा कह सकते हो कि एक मटेरियल है। हमें उतना बड़ा भी मटेरियल नहीं चाहिए। हमने क्या किया, हमने उस सिलिकॉन के हमने एक छोटे से हमने ना किया कि हमने उसका एक छोटा सा एक एटम निकाल लिया, एक एटम उसमें से हमने निकाल लिया, समझ रहे हो, मतलब एक एटम उसमें से निकाल लिया। अब उस एटम में देखो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उस एटम में बेसिकली होगा क्या, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक। ये बात क्लियर है? अभी हम एक इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, अभी हम पूरे सिलिकॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिलिकॉन के केवल और केवल एक एटम की बात कर रहे हैं। मान लो हमने एक और इसमें से एक और एटम निकाला, और इन दोनों एटम को भी हम अलग अलग रखे हैं। ये कहीं आइसोलेटेड अलग है, ये कहीं अलग जगह पर आइसोलेटेड है, समझ रहे हो ना। ये दोनों भी अलग अलग है, इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन अभी नहीं करा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहें कि सर मटेरियल बनते कैसे हैं, क्रिस्टल कैसे बनते हैं, तो एटम्स और एटम्स को जब आपस में जब बहुत सारे जब एटम्स को मिलाते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस जब एटम्स को मिलाते हैं, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, हमारा एक क्रिस्टल बनता है, कह सकते हैं ना, एक हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है। तो हमने इसी तरीके से भी हम ये बात समझो अभी। तो अब इसमें देखो, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सभी के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होगी वो अलग अलग होगी, मस्त होंगी, अभी उनसे कोई किसी को कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी इसके कांटेक्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक दूसरा न्यूक्लियस नहीं आया है, ये अपना एक अलग एटम है, ये कहीं अलग अपनी दूसरी दुनिया में मस्त था, ये वाला एटम ये भी अपनी दूसरी दुनिया में मस्त था, अभी इनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो? इसी तरीके से बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी होगी कि ऐसा बोला जाता है कि बेसिकली ऐसे समझो, मतलब देखो एक मतलब ये था, एक क्वांटिटी आपको याद रखनी होगी कि लगभग 10⁻23 एटम्स है ना पर सेंटीमीटर क्यूब, जब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, बात समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10⁻³ एटम मतलब अगर ऐसे मिलते हैं तब जाकर के हमारा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसी मटेरियल का बनता है, किसी भी मटेरियल का 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, जब कितने होंगे उसमें 10⁻³ एटम होंगे, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा है, आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते हो। फिलहाल हमने कहा कि सर ऐसे मेरे पास बहुत सारे एटम थे, मतलब ऐसे टोटल n एटम थे, और इस बात समझो, इस टोटल 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब एटम को हमने क्या मान लिया, हमने टोटल n एटम मान लिया। ऐसे बहुत सारे एटम सभी क्या थे, अलग अलग जगह पर थे, तो ये मस्त उनकी जो एनर्जी लेवल थी वो सबकी भी एक जैसी होगी, हर एक एटम की अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होगी, मान लो सभी अलग अलग है, अभी हम उनको कंबाइन नहीं कर रहे हैं, बात को समझो, अभी हम उनको कोई भी अभी हम उनका आपस में भी कोई भी इंट्रैक्शन नहीं करा रहे हैं, तो उस केस में उनके जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होगी मस्त होगी, हर जगह सेम होगी। ठीक है, तो इस समय भी बात समझो, ध्यान से समझना, वर्ड्स पे ध्यान दो कि इस समय कोई भी बॉन्डिंग या फिर सॉरी इसमें कोई भी बैंड वगैरह नहीं बनेंगे, मतलब एनर्जी बैंड्स जो हैं वो अभी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये एटम अलग है, ये एटम अलग है, मतलब कि जितने भी n एटम्स है ना, 10⁻23 एटम्स जो है ना वो अभी सब अलग अलग हैं, तो कोई भी अभी बैंड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हमने क्या किया, अब हम एक क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। ठीक है, इन 10⁻23 एटम्स को आपस में मिला करके हम क्या करना चाहते हैं, सर हम एक क्रिस्टल बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो, अब जैसे ही इन सारे के सारे एटम्स को हम आपस में जब मिलाएंगे, जब हम इनको जब एक दूसरे के जब क्लोज करेंगे, ठीक है, तो अब इनकी एनर्जी का जो लेवल होगा वो क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अब कुछ अलग अलग हो जाएगा। सोचो क्यों होगा, बात समझो। मान लो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो हमने कहा कि इसके लास्ट सेल में, बेसिकली अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और कितना हो जाएगा ये 8 और 4 है ना, यानी कि इसके लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिलिकॉन। एक बात की बात कर रहे हैं, अब ये ऐसे सिलिकॉन का एग्जांपल नहीं लो, एक केवल जनरल वे में समझो। अच्छा, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब इनके लास्ट सेल में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मान लो इनके लास्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, हर एक, अब इसी तरीके से हर एक एटम के लास्ट सेल में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारा 1s होता था, ये हमारा मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, इस तरीके से हम करते थे ना। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझाएंगे, बात समझो। तो इस तरीके से हर एक जितने भी एटम होंगे उन सभी के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो अब जो भी, यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे हायर एनर्जी लेवल वाले, मतलब है कह रहा है भाई, हमारा ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल है। तो हायर एनर्जी वाले में हमारे कितने हैं, 4, यानी कि वो सबसे आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अदर आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, उनका अट्रैक्शन होगा, या उनका जो भी कह लो उनका इंटरैक्शन होगा। सपोज करो ऐसे, देखो इसको समझो। ठीक है, जब इंटरैक्शन होगा तो अब होगा क्या, केवल यही 4 वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, केवल और केवल डिस्टर्ब होंगे। बाकी के जो हमारे जो इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि जो 1s हमारे सब सेल में हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, या हमारा 2 वाले ऑर्बिटल में 2 सब सेल में हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो हमारा अनइफेक्टेड रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा होगा वो किस पर पड़ा होगा, वो बाहर के लास्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन पर क्या हुआ होगा, पड़ा होगा। ऐसे समझो, मान लो ये 1 2 3 4, ऐसे ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरीके से हर एक 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल है, 1 2 3 4, वैसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ हमारे पास एटम हैं सिलिकॉन के। अब ये सभी देखो आपस में हमने इनको क्या किया, आपस में हमने इनको पास लाया। तो देखो मान लो कि हमारा सबसे हमारा ये आउटर वाला है, और ये सब हमारा क्या है, सबसे इनर वाला है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये इस तरीके से समझ रहे हो, इसके बाद हमारा ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में जब ये इंटरेक्ट हो रहे होंगे तो देखो सबसे पहले आपस में क्या, कौन सा वाला, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट हो रहा होगा, यानी कि ये वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले एटम के 4 वाले इलेक्ट्रॉन से। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ होगा कि इनके जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा, केवल इस 4 वाले के। ठीक है, इनिशियली पहले इस 4 वाले से ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, 4 वाले को ही इफेक्ट करेगा।
ये बात आप समझ पा रहे हो ना? या फिर ऐसे कह लो, ऐसे इसको कई तरीके से बच्चे आप देखो समझ सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सारी इसकी थ्योरी आप लगा सकते हो। ये एक न्यूक्लियस है, अब मान लो इस वाले एटम का भी क्या होगा, ऐसे ही होगा, है ना, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इसके भी लास्ट शेल में क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये आपस में जब मिल रहा होगा तो देखो यहाँ वाला 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें डिस्टर्बेंस आया ना, तो हम कह रहे हैं कि अब इस अट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि इस इंटरैक्शन के थ्रू, एटम्स के आपस में इंटरैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि इनकी जो अब एनर्जी जो लेवल होगी ना इलेक्ट्रॉन की, अब वो सेम नहीं रहेगी, अब वो चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो इसी चेंज एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। अब देखो, अब यहाँ से बात को समझो तो अब आपको समझ में आएगा। द इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट है, मान लो ये हमारा थर्ड वाला ऑर्बिट है, अब बात समझ में आ रही है। द इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल एग्जिबिट करेंगे कब, जब इनका आपस में इंटरेक्शन होगा। शायद मैंने ये वर्ड यहाँ पर लिखना भूल गया है, तो आप ये लिख लोगे कि when they interact to each other, या when individual atom interact each other, है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि द इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, यानी कि सेम ऑर्बिट का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले के हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या शो करेंगे, एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। द ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल, अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल जो आपस में जो ग्रुप्ड हो रहे हैं, भाई एक एटम तो है नहीं, बात को समझो, एक एटम नहीं है ना, बहुत सारे मिलियंस ऑफ, देख रहे हो कितने एटम्स है, इतने एटम्स की हम बात कर रहे हैं। तो जब इतने सारे जब एटम्स आपस में जब एग्जिबिट हो रहे होंगे, जब ग्रुपिंग बना रहे होंगे, तो ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो जब ये एनर्जी जब इनकी जब ग्रुपिंग हो रही होगी, तो उस केस में एनर्जी का जो लेयर बना होगा इनके आउटर मोस्ट वाले में, केवल याद रखना आउटर मोस्ट वाले में, इनर मोस्ट वाला अभी भी सेफ है, तो आउटर मोस्ट वाले में एनर्जी का जो भी लेवल बना होगा उसे ही हम कह रहे हैं क्या, कि उसे ही हमने क्या कहते हैं, हमने कहते हैं कि हाँ भाई ये हमारा एक एनर्जी बैंड बना लिया। एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी भी नहीं आया? कंफ्यूज है सर थोड़ा सा, देखो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट अभी तक आप समझे हुए थे ना, उसको अब आप और अच्छे तरीके से समझ लोगे। देखो सिंपल सी बात है, क्या हुआ यहाँ पर कि हमारे पास सिलिकॉन का एक इंडिविजुअल एटम था। कितने एटम थे टोटल? 10⁻23 एटम थे। हमने इनको अलग अलग रखा था ताकि एक दूसरे को भी, इतने दूरी पर रखा था ताकि एक दूसरे को भी अट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। कितने एटम्स थे? 10⁻23 एटम्स थे। समझ लो, बहुत दूर दूर रख गया था ये तो, मतलब इतना जगह नहीं, इतना जगह भी नहीं, इतना सा जगह काफी होगा, समझ रहा नहीं, ठीक है, फिर भी ज्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमने क्या करते हैं, हमने उनको दूर दूर रख दिया ताकि वो आपस में अट्रैक्ट ना हो सके। तो अब हर एक एटम की एनर्जी लेवल, हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, उनकी एनर्जी लेवल क्या होगी, सेम होगी, सिंपल। अब हमने कहा कि नहीं, हमें ऐसा करना, हमें इन सभी को मिलाकर के आपस में क्रिस्टल बनाना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें आपस में अगर एक क्रिस्टल बनाना है तो हमें इन सभी 10⁻23 एटम्स को आपस में क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो जब मिलाएंगे तो देखो, अब मिलाएंगे तो अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये ऑर्बिटल्स होती हैं, है ना, ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल होता है। अब देखो, जब तो थर्ड एनर्जी लेवल का मतलब आउटर मोस्ट लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि थर्ड वाले ऑर्बिट में हमारे कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से जितने भी 10⁻23 एटम्स होंगे उन सभी के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब उनका आपस में जब इंटरेक्शन होगा, यानी कि जब वो आपस में जब मिलकर के जब एक क्रिस्टल बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे जो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो उसके इंटरेक्शन की वजह से अब हमारा जो एनर्जी लेवल पहले के कंपैरिजन में, अब एक एटम तो मिल नहीं रहे, 2 एटम तो मिल नहीं रहे, 3 एटम तो मिल नहीं रहे, कितने एटम मिल रहे हैं, 10⁻23 एटम्स मिल रहे हैं। तो जब इतने एटम जब मिल रहे होंगे तो उनके इंटरेक्शन की वजह से जो आउटर लेवल का जो एनर्जी सिस्टम है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा। गड़बड़ कहने का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा, बहुत सारे आपस में जब मिले होंगे तो एक एनर्जी बैंड बन गया होगा, समझ लो ना। एनर्जी का जब अब सेम लेवल में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होगा, तो अब जिस तरीके से एनर्जी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो हमने उसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को, या हमने उसी एनर्जी के लेवल को हमने कह दिया एनर्जी बैंड। यानी कि एनर्जी बैंड कहाँ बना, केवल और केवल अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बना, ठीक। तो इस चीज को हमने उसी के थ्रू क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है कि द इलेक्ट्रॉन इन द, अगर आप केवल डेफिनेशन लिखना चाहते हो, मान लो एग्जाम में ऐसा तो कभी आता नहीं कि केवल डेफिनेशन लिखो, आपको एक्सप्लेन करके ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आप बता सकते हो केवल कि हाँ, इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, द ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड, ठीक है। अब देखो, अब इसके जो इनर ऑर्बिटल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते, या फिर कह सकते हैं कि हम इसको नेग्लेजिबल भी मान सकते हैं कि हाँ नहीं, ये केवल आउटर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर एनर्जी लेवल वाला हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल अफेक्टेड हुआ है, बाकी हमारे जो इनर एनर्जी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टेड नहीं हुए हैं। अच्छा, जो जब इफेक्टेड नहीं हुए हैं
तो हम कह सकते हैं कि अभी भी जैसे पहले उनकी एनर्जी लेवल थी, अभी भी उनकी एनर्जी लेवल अभी भी वैसी है। हमें यहाँ पे केवल और केवल हम जो एनर्जी बैंड की हम जो बात कर रहे हैं, हम आपको केवल ये इतना बताना चाहते हैं कि एनर्जी जो बैंड जो क्रिएट हुआ वो आपके सबसे आउटर लेवल वाले एनर्जी, मतलब सबसे आउटर लेवल वाले ऑर्बिट में क्या हुआ, क्रिएट हुआ। यानी कि थर्ड, यानी कि अगर हम सिलिकॉन की बात करें, है ना, एक एग्जाम्पल लेकर के अगर हम आपको बताएं तो हम कहेंगे कि हाँ, हमारा जो थर्ड जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हो गया। एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से बात समझो, देखो अब ये जो एनर्जी बैंड का जो फॉर्मेशन हुआ, तो इस एनर्जी बैंड में बहुत सारे बैंड्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल एक सिंगल जो है एनर्जी बैंड बनाया, नहीं, इस एनर्जी बैंड में बहुत सारे बैंड का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें बहुत सारे बैंड से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर केवल और केवल पढ़ना है 3 बैंड्स के बारे में। अगर आपने इन 3 बैंड्स के बारे में समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी भी मटेरियल को इंसुलेटर क्यों बोल रहे हैं, उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा है, किसी भी को भी हम कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, उसमें आसानी से करंट क्यों फ्लो हो पा रहा है, और किसी भी मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो हमने कहा कि ये जो एनर्जी बैंड्स है, फर्दर इस एनर्जी बैंड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो ध्यान समझना, थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर देखो, करते चलो। एनर्जी बैंड बनी, एनर्जी बैंड किसके थ्रू बनी, हमारे जो आउटर लेवल्स में, हमारे एटम्स के आउटर लेवल्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे, उन आउटर लेवल के थ्रू क्या बना, एक एनर्जी बैंड बना। ठीक, ऐसे समझो, ये एनर्जी बैंड हमारी क्या हो गई, 3 पार्ट में, मतलब इस एनर्जी बैंड को हमने 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। बेसिकली 3 एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड बेसिकली हमारे पास कितनी एनर्जी बैंड बनी, 3 एनर्जी बैंड बनी। इन 3 एनर्जी की बैंड के पहले आप नाम समझ लो, बहुत इजी है। सबसे पहला हमारा बना वैलेंस बैंड, VALENC, वैलेंस बैंड। दूसरा हमारा जो बना वो हमारा बना कंडक्शन बैंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्शन बैंड। एंड तीसरा हमारा जो बना, जिसके बेसिस पर ये हमारा डिफाइन होता है कि क्या हमारा इंसुलेटर है, क्या हमारा कंडक्टर है, जिसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन गैप, BIDDEN, फॉरबिडन गैप बोल दें या हम इसको बैंड बोल दें, ठीक है। और इन सभी बैंड की अपनी अलग अलग क्या होती है, एक एनर्जी होती है। ये बात समझ में आई। तो एनर्जी बैंड क्या हुआ, ये आपको समझ में आया कि आउटर मतलब एटम्स के आउटर इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल करके क्या बनाए, एक एनर्जी बैंड बनाए, और इनर वाले इलेक्ट्रॉन अभी भी अनअफेक्टेड हैं, वो अपनी जगह पर वैसे ही अपने सेम एनर्जी लेवल में विचरण गति कर रहे हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट सीखे हो ना, अपने जो फर्स्ट चैप्टर में जो आपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उसके बारे में अब हम और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। समझ रहे हो, वहाँ पे हमने बोल दिया था कि हाँ वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब वो चीज़ आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन आखिर कैसे। देखो ये 3 बैंड आपको, मतलब आपने कहा कि सर ठीक है, हमारे पास एक एनर्जी बैंड बन गई, जिसमें हमारा एक वैलेंस बैंड बना, एक हमारा कंडक्शन बैंड बना, और एक हमारा फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड बना। अब हम लोग पहले समझते हैं इस वैलेंस बैंड को। वैलेंस बैंड को समझते हैं, क्या है ये वैलेंस बैंड। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा फिगर का हेल्प लेते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि कुछ इस तरीके से मान लो कि ये हमारी एटम, मान लो देखो यहाँ पे जो हमारा होगा, सबसे बॉटम में जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड है ना, बी का मतलब बैंड समझ लेना। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा होता है फॉरबिडन गैप। क्या होता है, फॉरबिडन गैप। और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा होता है कंडक्शन बैंड। ये जो हमारा है बच्चे, वो हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है। और ये जो हमारा है वो है वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारा होता है फॉरबिडन गैप, जिसको हम EG के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारा है VB वैलेंस बैंड, ये हमारा है कंडक्शन बैंड CB। तो यहाँ से देखो क्या हुआ कि ये जो हमारा बैलेंस बैंड है, तो अब देखो एक मिनट, पहले तो बात ये समझो कि ये जो एनर्जी बैंड है वो पूरा का पूरा बेसिकली बन किससे रहा है, तो हमारे जो आउटर जो ऑर्बिटल्स हैं, है ना, आउटर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके मिलने से क्या हो रहा है, हमारा ये एनर्जी बैंड बन रहा है। अब वैलेंस बैंड में देखो हमारे जो आउटर ऑर्बिटल, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या बन रहा है, वैलेंस बैंड बन रहा है। अब जो वैलेंस बैंड की जो कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कंडक्शन बैंड से थोड़ी कम होती है, यानी कि वैलेंस बैंड में आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो सारे के सारे किस में रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे।
नाम से ही लग रहा है, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड, यानी कि आउटर मोस्ट में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस वैलेंस बैंड में रहेंगे। ये बात क्लियर हुई क्या? तो हम कह सकते हैं ना कि वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होगी वो कंडक्शन बैंड से क्या होगी, लो होगी। तो वैलेंस बैंड देखो सिंपल आपको समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड बेसिकली क्या है। आप ये कह सकते हो द एनर्जी बैंड, the energy band formed by outermost orbit, ठीक है, by outermost orbit of electron is called valence band, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे और उनके थ्रू हमारा जो भी बैंड बना होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। इवन हमारा ये पूरा का पूरा एनर्जी बैंड ही क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही बना है। लेकिन अब इसमें भी हमारे 3 पार्ट है, बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन बेसिकली हमें 3 पार्ट को समझना है। एक हमारा है कंडक्शन बैंड, दूसरा हमारा है एनर्जी गैप या सॉरी फॉरबिडन गैप, या फिर हमारा तीसरा है वैलेंस बैंड। ओके, तो वैलेंस बैंड में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इस वैलेंस बैंड में रहेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट ऑब्सोल्यूट, यानी कि देखो बात समझो यहाँ पे, ये बात हम थोड़ा सा अभी आगे बताने वाले थे, है ना। इस वैलेंस बैंड में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो थोड़े से लूजली बाउंड होंगे, है ना, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वैलेंस बॉन्ड वाले में हमारे जो इलेक्ट्रॉन सॉरी बैंड वाले में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कैसे होंगे, लूजली बाउंड होंगे, यानी कि न्यूक्लियस के टुवर्ड्स इसका जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। ये हुआ वैलेंस बैंड के बारे में। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, बताओ? ठीक है, वैलेंस बैंड के बारे में और क्या क्या बता सकते हो कि इसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड से थोड़ी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब समझते हो ना, जीरो केल्विन। तो जीरो केल्विन के टेम्परेचर पर हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं। ना बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। हाँ, दूसरा वाला भी अभी आएगा, समझो पहले कंडक्शन बैंड को समझ लो, उसके बाद तीसरा वाला भी समझ में आ जाएगा, कंडक्शन बैंड। अब देखो जी, कंडक्शन बैंड देखो बेसिकली क्या है। तो कंडक्शन बैंड, अब जैसे जो हमारी ओवरऑल जो एनर्जी बैंड बनी, हमने कहा इसमें हमारे 3 बैंड बने, एक हमारा कंडक्शन बैंड भी है। तो कंडक्शन बैंड में देखो क्या होता है कि अगर हमने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हम रूम टेम्परेचर पर ले आए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल क्या होगा, मोबाइल के लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंडीशन दी जाती है कि नहीं भाई देखो बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर में चले जाओगे तो आपका वहाँ पर इलेक्ट्रॉन काम करना बंद कर देगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। जैसे मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आप जो नहीं, ऐसा करना नहीं कभी, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, फिर निकाल करके चलाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चला? क्योंकि अब उन इलेक्ट्रॉन को, यानी कि अब उसकी जो स्क्रीन आप टच करो ना तो नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पा रही है जिससे कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके। तो कंडक्शन बैंड में बेसिकली, कंडक्शन बैंड देखो बनता कब है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है। बेसिकली जब होता क्या है कि हम जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब हम थोड़ी सी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जब एनर्जी हम दे देते हैं तो हमारी वो मूव करके कहाँ चली जाती है, हमारे वो कंडक्शन बैंड में चली जाती है। और कंडक्शन बैंड में बच्चे देखो जो इलेक्ट्रॉन होती है ना, वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के गर्म होने के लिए वही सारी की सारी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन से वाले बैंड वाली इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड वाली इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड वाली इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। क्लियर है ये बात? अब आपको यहाँ से एक ओवरऑल, मतलब आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है इस कंडक्शन बैंड वाले में पाया जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कंडक्शन बैंड क्या है, कि जैसे ही आपने इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा टेम्परेचर दिया, या आप रूम टेम्परेचर पर किसी सेमीकंडक्टर को किसी रूम टेम्परेचर पर ले आए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो होता है उस रेंज में ले आए, तो आपका वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से निकल करके कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और उसी जब वो उस बैंड में जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, है ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना होता है वो उसी बैंड से होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ पर बेसिकली और भी 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, पहली केस देखो क्या है, मान लो कि हमने
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करी, एनर्जी दी, और वो जो एनर्जी, अभी हम इसकी इस फॉरबिडन बैंड की बात करेंगे, और वो जो एनर्जी है वो मान लो इतनी सफिशियंट नहीं थी कि वो कंडक्शन बैंड में जा सके, तो वापस वो क्या आ जाएगी, फिर से वैलेंस बैंड में आ जाएगी, और अगर वो वैलेंस बैंड में है तो वो जो भी लैटिस का जो भी स्ट्रक्चर है वो उसको बनाने में हेल्प करेगा, लैटिस के स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन। अगर उसने हमने उसकी अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी नहीं है तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में है वो लैटिस के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन आपने इस वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वैसे देखो ये खाली होता है, कब खाली कब होता है, एट एब्सोल्यूट जीरो पर, है ना, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन जैसे हम जीरो से बढ़ते हैं, जीरो के से हम जब बढ़ते हैं तो इसके पास फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, उनकी पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी बाउंडेशन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ मुंह उठाया वहाँ चले गए, नहीं, एक भाई लिमिटेशन है, एक क्राइटेरिया है। तो अगर वो इस एनर्जी फॉरबिडन गैप के क्राइटेरिया को अगर वो कंप्लीट कर लेता है, इसको पार करके इस तरफ बढ़ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ वो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, और वो हमारा इलेक्ट्रॉन पूरे हमारे एटम्स में फ्रीली मूव करने के लिए क्या है, अवेलेबल है, मतलब वो कहीं भी मूव कर सकता है। सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते, है ना, केवल ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो इस फॉरबिडन गैप को क्रॉस कर जाए, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सारे के सारे वैलेंस हमारे बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेने के बाद अगर वो इस फॉरबिडन गैप को अगर वो क्रॉस कर पा रहे हैं तो ही समझ में आ रहा है ना। देखो एक तो पहली चीज क्या है कि ये जो हमारा ऐसे समझो कि ऐसे पूरा इंटरेक्शन होना था इलेक्ट्रॉन का, ऐसे पूरा इंटरेक्शन होना, बट नहीं, यहाँ पर केवल हमारे जो आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हुए, आपस में इंटरेक्ट हुआ और एनर्जी का लेवल चेंज होता गया, और उस एनर्जी के लेवल के थ्रू जो भी हमारी बैंड बनी उसको हमने कहते हैं एनर्जी बैंड। अब इस एनर्जी बैंड में भी बेसिकली 3 पार्ट है, तो हम उन्हीं 3 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। अब देखो थर्ड हम बात करते हैं अपने, ये सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, बस केवल ध्यान से लगा करके समझो, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं अपने फॉरबिडन गैप की बात करते हैं, फॉरबिडन गैप। अब ये देखो फॉरबिडन गैप क्या है, कुछ नहीं भाई सिंपल। अब क्या है देखो, इस वैलेंस बैंड की कुछ एनर्जी होगी, इस वैलेंस बैंड की कुछ एनर्जी होगी, इस कंडक्शन बैंड की कुछ एनर्जी होगी, तो इनके एनर्जी का जो भी डिफरेंस होगा ना भाई, इनके एनर्जी का जो भी डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन गैप कहेंगे, क्लियर है। इस फॉरबिडन गैप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम लोग ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कह सकते हो कि द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन बैंड या फॉरबिडन गैप, जो कह लो आपकी मर्जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस फॉरबिडन गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना, नो इलेक्ट्रॉन आर अलाउड, नो इलेक्ट्रॉन आर अलाउड टू स्टे in this range या in this band, in this range। देखो ऐसा क्यों, रीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप पढ़े हो ना कि बेसिकली उनकी मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी लेवल होती है फिक्स्ड होती है, तो ऐसा कोई एनर्जी लेवल होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, ऐसा कोई एनर्जी लेवल होगा नहीं। इस वजह से इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस वाले बैंड में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वैसा कोई एनर्जी लेवल होगा ही नहीं, क्लियर है। ये हमने जब पढ़ा था जो क्वांटम वाले से मैंने जो आपको बताया था, हाँ, तो ये उसी के बेसिस पर है कि ऐसा कोई एनर्जी लेवल नहीं होगा जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस वाले पोजीशन में, इस वाले एरिया में नहीं रहना चाहेगा। बहुत ही छोटे छोटे ये सब चीज़ें आपको ऐसे बड़ा बड़ा बोर्ड पर बना करके दिखा रहे हैं ना, मतलब क्या ही बताया जाए, इनकी एक अलग ही दुनिया है, समझ रहे हो ना, इतने बड़े बड़े इनके घर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जंप करते हैं, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, अगर कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस रेंज में हमारा जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब इसी मैंने आपको बताया भी था कि इसी फॉरबिडन गैप या इसी फॉरबिडन कह सकते हो कि बैंड के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कोई भी हमारा जो मटेरियल होगा वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या फिर सॉलिड होगा, ठीक है। तो एक लाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आप ये लिख लो, द फॉरबिडन गैप यानी कि दिस गैप, द फॉरबिडन गैप इज ए मेजर फैक्टर या हैज अ मेजर फैक्टर, जो भी कह लो, मेजर फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए
सॉलिड। ठीक है, इस बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की या किसी भी सॉलिड की, वो किस पर डिपेंड करती है? वो बेसिकली डिपेंड करती है फॉरबिडन गैप पर। देखो सिंपल सी बात है, कैसे कैसे डिपेंड करती है सर? बात समझ लो, थोड़ी सी बात समझ लो, फिर उसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। सिंपल सी बात समझ लो, कैसे डिपेंड करती है? अगर ये फॉरबिडन गैप जितनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, समझ रहे हो, ये फॉरबिडन गैप जितनी ही ज़्यादा, देखो अगर फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा बड़ी तो हमारा मटेरियल इंसुलेटर। फॉरबिडन गैप, मान लो कोई फॉरबिडन गैप ही नहीं, देखो अब मेटल्स में अभी हम लोग ये समझेंगे। अब मान लो कोई अगर फॉरबिडन गैप है ही नहीं तो हमारा वो एक कंडक्टर होगा। मान लो फॉरबिडन गैप बहुत ही छोटा है, हम थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कहाँ चला जा रहा है? हमारा कंडक्शन बैंड में चला जा रहा है। यानी कि अगर ये गैप बहुत छोटा है, जो फॉरबिडन गैप जो दिख रहा है ना बीच का, अगर ये बहुत छोटा है तो हम कहेंगे कि हमारा वो एक्ट करेगा एज एक इंसुलेटर की तरह। तो आगे बात में, फॉरबिडन गैप अगर बहुत बड़ा तो इंसुलेटर। फॉरबिडन गैप अगर कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये दोनों बैंड आपस में चिपका दो, इनको एक दूसरे से आपस में क्या कर दो? चिपका दो। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारी ये जो हमारा ये जो मटेरियल है वो हमारा एक कंडक्टर है या फिर मेटल है, जो भी कह लो। और अगर फॉरबिडन गैप बहुत ही स्मॉल है, मान लो यहाँ से केवल यहाँ तक होता है फॉरबिडन गैप, ये जो इतना बड़ा जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप बहुत ही छोटा सा होता, तो हम कहते हैं कि हमारी क्या है? ये हमारी एक इंसुलेटर है। क्लियर भाई इतना बात? अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं अपने एनर्जी लेवल के टर्म्स में। यानी कि मान लो अब हमने जो लिया था ना एग्जांपल्स में सिलिकॉन को, अब तो अब उसके बेसिस पे हम आपको जो है बताते हैं कि कैसे कैसे देखो क्या क्या हो रहा होगा। ठीक है ना? तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? आप बताओगे कमेंट करके, यस सर मेरे को समझ में आ रहा है, यस सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है आप बताओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एनसीईआरटी में एक जो थोड़ा सा ग्राफ बनाया होगा, है ना, तो उस ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बाकी ये आप ग्राफ जो है वैलेंस बैंड का, कंडक्शन बैंड का, ये जरूर से जरूर बनाओगे। उसके बाद अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के सिलिकॉन का, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। देखो कुछ बात नहीं यार, बहुत आसान है, केवल आपको बस इमेजिनेशन करना है। तो हमने कहा कि हम ले लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिलिकॉन का। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल फॉर सिलिकॉन। ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 14। तो हम लोग जो है सिलिकॉन का स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल देखने वाले हैं। यानी कि भाई जो बैंड, हमारा जो बैंड्स बना ना, ये जो फॉरबिडन गैप था, कंडक्शन बैंड था और वैलेंस बैंड था, तो हम ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाले हैं। देखो कैसे हो रहा होगा, सिंपल मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो आपके पास अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2 और 2p6 ऐसे लिखोगे ना, ये एक साथ होंगे। ये देखो ये एक सेम इनका एनर्जी लेवल देखो सेम है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये दोनों मिला करके सेकेंड ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्बिटल, यानी कि 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 3p कितना होगा? 4 2 6 4 10 12 और 2 14, 3p2। ठीक है, ये दोनों देखो इनकी एनर्जी लेवल से, यानी कि टोटल कितने ऑर्बिट बन रहे हैं? टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स। और लास्ट सेल में देखो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स होंगे। 2 हमारे जो हैं 3s सब सेल में होगा और 2 हमारा 3p सब सेल में होगा। टोटल मिलाकर के लास्ट सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल्स होंगे। अब अभी हम पर्टिकुलर केवल हम अभी एक सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, केवल एक सिलिकॉन एटम की बात करें, ध्यान समझो, केवल एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं। तो जब अगर हम इसकी एनर्जी लेवल देखो, अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, ये वाली अभी आप ड्रॉ नहीं करोगे, अभी हम ये वाली जो ड्रॉ करना वो वाली आप अभी ड्रॉ नहीं करोगे। जब आप केवल ये अगर या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो, तो आप ये केवल बता दोगे कि ये मान लो हमारा है, ये हमारा मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है 1s2 को। अब देखो 1s2 के बाद फिर क्या आएगा? 2s2, तो अब थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहेगा, 2s2 और इसके जस्ट समीप, इसके जस्ट नज़दीक क्या रहेगा? 2p6 ऐसे रहेगा ना। फिर सिमिलरली आ जाएगा क्या? 3s2 आ जाएगा, फिर उसके नज़दीक क्या रहेगा? 3p6 रहेगा। अभी ये केवल क्या है? केवल एक सिंगल एटम के लिए है, सिंगल एटम की अब यहाँ पर बात हो रही थी, तो कोई भी एनर्जी का मतलब जो है चेंजेस वगैरह बस कुछ नहीं हो रहा था, सब अपने मस्त थे एकदम, इलेक्ट्रॉन जो भी अपना मूव कर रहा था। लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, देखो ऐसा है कि अब हमें जो है, अब हमें ऐसा अब सिंगल से काम नहीं चलने वाला, हमें जो है एक क्रिस्टल बनाना है। बहुत सारे सिलिकॉन को मिला करके हमें एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें क्या करना है? एक क्रिस्टल बनाना है। तो अब उसके लिए देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, मतलब सॉरी उसके लिए हमें कितने एटम लेने पड़ेंगे? लगभग 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब हमें लेने पड़ेगा। ठीक है, और उन सारे के सारे एटम्स को हम क्या करेंगे? आपस में
ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर अभी ये सिंगल एटम है या फिर अगर मान लो बहुत सारे एटम्स अभी सेपरेट पोजीशन में है ना, उनका अभी कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो कोई भी एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये जब एक दूसरे के जब 10⁻23 एटम जब एक दूसरे के जब नज़दीक आएंगे, जब क्लोज आएंगे, तो क्या होगा, एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होगा। वो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन देखो कैसे होगा, तो आप ये बना सकते हो सिंगल एटम के लिए। मान लो हम जो है 23 एटम्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास 23 एटम्स थे। देखो तो 23 एटम्स के केस में देखो क्या हुआ होगा। सबसे पहले मान लो कि हमारे जो इनर वाले होंगे भाई 23 का जो हमारा 23 एटम्स जो होंगे, उनके जो इनर वाले जो S1s ऑर्बिटल होंगे वो तो ठीक ठाक रहेगा, उनके बीच अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ रहेगा। उसके बाद जो हमारा जो 2s वाला रहा होगा, 2s2 और 2p2 वाला रहा होगा, उनके बीच में भी अभी एनर्जी का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन ठीक है, सॉरी 2s2 2p6 2s2 2p6। लेकिन जैसे ही अब हम आउटर वाले में आएंगे, तो भाई सबसे पहले कौन इंटरेक्ट होगा, सिंपल सी बात समझ पा रहे हो ना। सबसे पहले इंटरेक्ट कौन होगा, अपने आउटर वाले एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन ही तो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं कि आउटर वाले ने आपस में इंटरेक्शन किया, यानी कि 3s2 वाले ने और 3p2 वाले ने आपस में इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करने से अब इनका जो एनर्जी का जो लेवल है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मतलब देखो कुछ इस तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं, मतलब इस तरीके से समझा सकते हैं कि हाँ कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये ऐसे कर लो यहाँ से, ये ठीक, ये चीज़ है ना। तो देखो ये चीज़ आपकी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्शन बैंड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, कंडक्शन बैंड। उसके बाद ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ना, ये जो गैप दिख रहा है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरबिडन गैप। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ईजी। और ये वाला जो हमारा जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये हम कौन सी स्टेट में बना रहे हैं, जब हमारे बहुत सारे एटम्स आपस में क्या किए, हम इंटरेक्ट किए हों, तो जिसकी वजह से हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी का जो लेवल है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और हमारी ये एक एनर्जी बैंड बन गई। बैंड बज नहीं गई, बैंड बन गई। ठीक है, और इस एनर्जी बैंड में बहुत सारे नहीं, बेसिकली हमारे 3 एनर्जी बैंड हमें आपस में देखने को मिले। कौन कौन से, तो ये 3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो इसको थोड़ा सा मिटा दो, इधर वाले को मिटाते हैं। देखो अब इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा अगर इमेजिन कर पाओ ना, तो आप कहोगे सर इतने ज़्यादा एनर्जी स्टेट यहाँ पर बन रहे हैं, इतने ज़्यादा एनर्जी स्टेट बन रहे हैं, इतने ज़्यादा एनर्जी स्टेट बन रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हाँ नहीं, वो उसके आगे नहीं। देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी स्टेट बन रहे हैं, सर पूछो कैसे। बेसिकली ऐसे समझो कि 3s में मोस्टली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि हमारा जो ये जो पूरा जो 3 ऑर्बिटल, जो थर्ड ऑर्बिटल है, इस थर्ड ऑर्बिटल में मोस्टली हमारे 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये केवल और केवल एक एटम की बात है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर इमेजिन कर पा रहे होगे तो। ये केवल और केवल एक एटम की बात है। हमने कहा कि नहीं सर मेरे पास एक एटम नहीं है, मेरे पास टोटल n एटम्स हैं। अब n एटम का मतलब आप जान रहे हो। ठीक है, कितना बताया मैंने, 10⁻23 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर, मतलब हम ऐसे बात कर रहे हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल n एटम्स हैं, तो समझ रहे हो। अगर एक एटम, अगर हमारा मान लो अगर एक एटम जो है वो 8 अगर टोटल वो एनर्जी स्टेट को अगर वो शो कर रहा होगा बाहर अपने आउटर वाले ऑर्बिटल्स में, तो n एटम कितने एनर्जी स्टेट शो कर रहा होगा, टोटल 8n एनर्जी स्टेट शो कर रहा होगा। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, पहले यहाँ से ध्यान समझ लो। 8 एनर्जी स्टेट शो कर रहा होगा। अब इस 8 एनर्जी स्टेट में, बट देखो सिलिकॉन के इसमें ऐसा तो है नहीं, इसमें से केवल आपके जो 4n एनर्जी स्टेट जो हैं, 4n ध्यान समझ लो, 4n एनर्जी जो स्टेट हैं वो फील्ड हैं। तो ये जो 4n एनर्जी स्टेट, ये जो फील्ड है ना, इसको हमने कह दिया, ये जो हमारा फील्ड है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है ना, 4 वाले में तो फील्ड है, बाकी के 4 वाले में नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें हमारा फील्ड है, तो इसको हमने कह दिया वैलेंस बैंड। क्लियर हो गई बात, वैलेंस बैंड। और बाकी के हमारे देखो जो 4n एनर्जी जो स्टेट होंगे वो अनफील्ड होंगे ना। एनर्जी जो स्टेट होंगे वो क्या होंगे भाई, अनफील्ड ही तो होंगे। अनफील्ड मतलब उसमें कोई भी अभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, समझ रहे हो। तो उसको हमने कह दिया क्या, कंडक्शन बैंड। और ये कब हो रहा होगा, ये कंडीशन कौन सी केसेस में अराइज हो रही होंगी, एट 0 केल्विन।
जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो इस केस में हमारा हो रहा होगा और उनके बीच में क्या बन रहा होगा, एक फॉरबिडन गैप बन रहा होगा। ठीक, अच्छा यहाँ से ये बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो कैसे हो गया? देखो इसके लास्ट सेल में इस 3s में टोटल कितने होंगे, 2। 3p में होते हैं कितने हैं, ऐसे समझो कि p में होते कितने एनर्जी स्टेट, 6 होते हैं, तो 2 और 6 को मिलाकर के कितने हो जाने चाहिए, 8 हो जाने चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर तो 8 है नहीं, यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 यहाँ हैं 2 यहाँ हैं, तो कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने एनर्जी स्टेट बन रहे होंगे, 4n एनर्जी स्टेट बन रहे होंगे जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी के 4 एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो उनको हमने क्या दिया, अनफिल्ड। दैट मीन्स हमारा वो कंडक्शन बैंड हो गया और हमारा ये वैलेंस बैंड हो गया। और कौन सी कंडीशन में, एट 0 केल्विन, जिसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो भी क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन के थ्रू फिल्ड होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक टर्म आ रहा है फर्मी एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। फर्मी एनर्जी क्या होती है, देखो तो फर्मी एनर्जी हमारी ऐसी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है, मैक्सिमम, समझ लो इस चीज को, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in a material at absolute जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन्ड कर ले उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी का मतलब समझ में आया कि मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑब्टेन्ड कर ले, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑब्टेन्ड कर ले। कौन से कहाँ पर, किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री केल्विन पर जितनी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी वो ऑब्टेन कर सकता है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, फर्मी एनर्जी। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है ये, ठीक है, नाम से ही लग रहा होगा फर्मी। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको समझ में आया ना। अब हम इसके बेसिस पर देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी है, थोड़ा सा और ध्यान से समझ लो, इसके भी जो नोट्स हैं आपको वो मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। केवल आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहाँ पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, वर्ड्स पे देखो हमेशा ध्यान दिया करो यार, है ना। आप सभी जितने बच्चे हो ना, आप सभी वर्ड्स पर ध्यान दिया करो। तो हेडिंग लगा लो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, दैट इज जो भी हमारा सॉलिड है, या हमारा सॉलिड मतलब कि हम किसको हम इंसुलेटर किसे बोलेंगे, कंडक्टर किसे बोलेंगे, सेमीकंडक्टर किसे बोलेंगे, और किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। हेडिंग लगा लिया, चलो देखो बच्चे, सिंपल सा इसका भी कॉन्सेप्ट है कि अब हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफाइड करने वाले हैं सॉलिड्स को, किसमें, इनटू कंडक्टर में, कि कौन हमारा कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, एंड कौन हमारा जो है वो सेमीकंडक्टर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मेटल्स की, मेटल्स की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं, है ना। मेटल्स जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर्स। ठीक है, देखो सिंपल सी इसकी कहानी है, सिंपल सी कहानी इसकी क्या है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि आपके पास ये एक कोवैलेंट, आपका ये कोवैलेंट बैंड होता है। उसके बाद ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अभी बनाना नहीं है, आप रुक जाओ, ये आपका जो है फॉरबिडन गैप होता है, और ये आपका जो होता है वो आपका वैलेंस बैंड होता है ना। अब देखो मेटल के केस में क्या है कि जब हमारे ये हमारा ऐसे समझो, अभी से नहीं बनाना, ये हमारा जो है कंडक्शन बैंड है, और ये हमारा वैलेंस बैंड है, और ये हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ठीक है, इजी। अब देखो क्या होता है, ये बोलता है कि मेटल्स के केस में क्या होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी अगर एनर्जी गैप नहीं है, दो बातें बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है कि अगर कंडक्शन बैंड, फिगर ध्यान से समझ लो, आप खुद ब खुद बना करके लिख लोगे, उसके बाद इस चीज़ को समझो, आप थोड़ा सा फील करो। मैंने आपसे कहा कि देखो अगर हमारा जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये मान लो हमारा वैलेंस बैंड है, और हमारे इसके ऊपर क्या होगा, कंडक्शन बैंड। तो ये कहता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अगर कोई भी गैप अगर नहीं है, कोई भी गैप अगर नहीं है, पहली कंडीशन,
ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया सी बी और ये हमारा हो गया डब्ल्यू वी बी, मतलब वैलेंस बैंड। या फिर हमारी जो कंडक्शन बैंड है या हमारी जो वैलेंस बैंड है ना, हमारी जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड को, हल्के से कंडक्शन बैंड को क्या किया हो, थोड़ा सा ओवरलैप किया हो। ठीक है, ये मान लो आपका ये वैलेंस बैंड था, ठीक, और ये आपका कंडक्शन बैंड था, और दोनों ही एक दूसरे को थोड़ा सा अमाउंट इसका क्या हुआ, मतलब पार्शियली रूप से कह सकते हैं कि हल्का सा, ये देखो ये वाला भी क्या हो गया, यानी कि एक तो देखो, एक तो इनके बीच में कोई गैप नहीं है और गैप नहीं हुआ है, और साथ ही साथ ये एक दूसरे को ओवरलैप भी हल्का सा हल्के से अमाउंट में क्या कर लिए, ओवरलैप भी कर लिए हैं। तो यही मेटल्स की पहचान होती है। अब देखो, अब ऐसी बात है, जब इसमें कोई फॉरबिडन गैप है ही नहीं, इसमें ऑलमोस्ट एक दूसरे को ऊपर क्या कर लिए, ओवरलैप कर चुके हैं, तो अब ऐसी बात है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की, यानी कि हमारा ये क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा, इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, ठीक है, कोई एनर्जी गैप क्रॉस करना ही नहीं पड़ेगा। इसमें भी यहाँ पर देखो एक एनर्जी गैप बन रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसको एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन अब इसके बीच में कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बड़े अच्छे तरीके से होगा। इसलिए हम लोग इस मेटल्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। ये समझ में आया? ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये दो फिगर रहेंगे मेटल्स के केस में, ये दो फिगर रहेंगे, या तो ये रहेगा, ये वाला तो और ज़्यादा अच्छा है, ये वाला थोड़ा सा इससे कम, लेकिन ये वाला और ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हो? ठीक, ये हो गई मेटल्स की बात। अब बात करते हैं अपने इंसुलेटर की। इंसुलेटर की बात कर ली जाए, है ना। ध्यान रखना कि मेटल्स के केस में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं है। देखो, अगर बात करें हम इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का हमें जो बैंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा वी है, मतलब वैलेंस बैंड, और ये हमारा है कंडक्शन बैंड सी बी। अब इनके बीच ये हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। तो बेसिकली इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि हमारी जो फॉरबिडन गैप होती है, यानी कि जो ईजी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है या फॉरबिडन जो गैप है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इंसुलेटर के लिए। इन केस ऑफ डायमंड के केस में अगर हम बात करो, तो ये जो ईजी होती है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। देख रहे हो डायमंड में कितना ज़्यादा। तो अब ऐसी बात है, जितनी ज़्यादा एनर्जी गैप होगी हमारा, उतना ही वो बढ़िया क्या होगा, इंसुलेटर होगा। समझ रहे हो? एनर्जी गैप जितनी ही ज़्यादा, वो उतना अच्छा क्या, इंसुलेटर। तो इसलिए हमारा ये जो मतलब इंसुलेटर बेसिकली इस बेसिस पर डिफाइंड किया गया कि हम किसी भी चीज़ को इंसुलेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। ठीक, और डायमंड के केस में देखो और ज़्यादा हो गई, कितनी हो गई, नियर अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो गई इन केस ऑफ डायमंड। तो डायमंड भी आपका क्या है कि इंसुलेटर ही तो है। हाँ सर, ये भी तो पता, ठीक, इंसुलेटर है ना डायमंड, अभी आपकी क्या है कि इंसुलेटर है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं अपने हीरो की। अपना हीरो कौन है इस चैप्टर का? सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या हुआ कि अब ये जो एनर्जी गैप जो बनी ना, वो काफ़ी कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे वैलेंस बैंड में एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे जो वैलेंस बैंड में हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होती है। तो उतनी सफिशिएंट अमाउंट हमें चाहे जितनी एनर्जी दो, ये इसको जो है छोड़ करके जा ही नहीं सकते, इसलिए हमारा ये इंसुलेटर होता है। अब सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। देखो सेमीकंडक्टर में क्या है कि हमारा ये वैलेंस बैंड है और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम है। तो लगभग कितना होता है, ये होता है ई जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ई की जो वैल्यू होती है ना, यानी कि ईजी की जो वैल्यू होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो कम होती है, दैट मीन्स हम हल्की सी भी एनर्जी देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगी, वो अपने इस वैलेंस बैंड को छोड़ करके कहाँ पहुँच जाएगी, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगी। तो इस वजह से
हम किसी मटेरियल को सेमीकंडक्टर बोल पाते हैं। तो जिसकी एनर्जी, ये अलग अलग क्राइटेरिया है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया कि किसकी एनर्जी, किसकी फॉरबिडन गैप क्या है, किसकी फॉरबिडन गैप क्या है ना। तो ये चीज़ें तो सेमीकंडक्टर याद रखना है आपको क्या, कि सेमीकंडक्टर के केस में हमारी जो फॉरबिडन गैप की जो एनर्जी होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होती है, कम होती है। क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब इसके पहले हमने न्यूमेरिकल भी तो किया है इसके पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसकी भी वही कहानी आप ही चाहो तो बता भी सकते हो कि देखो 0 केल्विन पर अगर हम बात करें ऑब्सोल्यूट जीरो पर अगर हम बात करते हैं तो ऑब्सोल्यूट जीरो पर केवल और केवल क्या होगा, इस वाले वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा और हमारा ये जो कंडक्शन बैंड है अभी ये एम्प्टी होगा। तो ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होगा, ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हमारे इस कंडक्शन बैंड में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और केवल इस वाले में हमारी जो वैलेंस बैंड होगा वो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारी जो होगी इस वाले वैलेंस बैंड में वो एनर्जी गेन कर रही होगी। ठीक है, फिर जैसे ही हमने रूम टेम्परेचर पर हम आ गए, यानी कि हमने टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, 0 से हमने फर्दर इंक्रीज किया, तो अब क्या होगा, इस वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होगी, देखो बढ़ेगी। और जब वैलेंस बैंड की एनर्जी बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस कंडक्शन बैंड में जा रहा होगा। अच्छा, एक बात और यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि एब्सोल्यूट जीरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, या फिर नोट्स को नोट कर लेना आप कहीं, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हम वैसे नोट्स में मेंशन कर देंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हमारा जो सेमी कंडक्टर होता है वो एक्ट करता है, एक्ट एज अ इंसुलेटर। कितनी मज़ेदार बात है ये, नहीं? ध्यान से समझो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हमारा जो सेमी कंडक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए इंसुलेटर की तरह। डेमो देखना चाहते हो? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। बोलो तैयार हो सेक्रीफाइस करने के लिए? नहीं सर, जाने दो, सेक्रीफाइस से डर लगता है। नहीं, बहुत डरना भी चाहिए, बहुत ख़राब चीज़ है सेक्रीफाइस। लेकिन चलो देखो, बता दें, जैसे अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्या है ना कि आप अपने फ़ोन को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने फ़ोन को क्या कर लो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, ठीक, उसको फिर निकाल करके चलाओ, फिर मेरे से बताना कि हाँ सर मेरा फ़ोन तो बड़े अच्छे से चल गया सर, या फिर नहीं चल पाया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, किसी के फ़ोन के साथ ऐसा नहीं करना। नहीं तो कहोगे सर वही वाले सर बताए थे, हाँ उन्हीं सर से हम जा रहे सर पैसा मांगने, मेरा सर ख़राब कर दिए फ़ोन, वो कैसा कैसा नॉलेज देते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं, ऐसा घर पे नहीं करना, ठीक है, ख़राब हो जाएगा होगा फ़ोन। तो ठीक है ना, यानी कि देखो अब वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जब उसको मिलेगा तो हम भाई कहेंगे कि हमारा मोबाइल का जो फंक्शनिंग है वो काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर हमारी क्या हो गई, खराब, मतलब ख़त्म, है ना, क्योंकि उसको हम वो टेम्परेचर ही नहीं दे रहे हैं जिस टेम्परेचर पे हमारा वो एक्ट कर रहा है। समझ रहे हो, मोबाइल के अंदर जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे होंगे वो सारे के सारे काम करने बंद कर देंगे। क्यों? टेम्परेचर हमने एब्सोल्यूट जीरो दे दिया, रेफ्रिजरेटर में हमने उसको रख दिया, जिसमें बर्फ़ जम जाता है, जिसमें वो उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी बातें आपको समझ में आई, है ना? तो ये सारी की सारी जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो बताओगे आप मेरे को कमेंट करके, हाँ सर मज़ा आया है, या फिर नहीं अच्छा लगा, मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये बात मेरे को समझ में नहीं। जहाँ पर समझ में नहीं आया आप वहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करना कि आप उसको फिर से एक बार सुनो कि सर क्या बताना चाहते हैं। देखो मेरा थीम क्या है कि बेसिकली बात समझो, यहाँ पर हमको करना क्या था, हमें इस चैप्टर में केवल और केवल हमें समझना है कि हम इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पर ये ऐसे चाबुक मारा और ये लगा वो बंदर की तरह नाचने, ठीक है, हमें ये काम यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर हेल्प किसका ले रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हम किसका हेल्प ले रहे हैं बच्चे, हम ले रहे हैं हेल्प सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को मस्त एकदम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे मन चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं, नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, चाहे जैसे कर लो, जैसे भी उसके साथ जो भी कर लो, ठीक है, वो आप सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर। बस इस थीम को आप ध्यान में रखना कि हम सारा का सारा हम यहाँ पर कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं, और उस कंट्रोलिंग, इलेक्ट्रॉन की कंट्रोलिंग के बेसिस पर हम डिफरेंट डिवाइसेस बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी बातें आप जो है मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको समझ में आया नहीं आया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बच्चे, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।